नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे पिछले क्लास में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखे थे ना, तो रिएक्शन के नाम को लिखेंगे और उसके पहले एंथैल्पी ऑफ लगा देंगे। जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन यदि कंबशन रिएक्शन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन यदि हाइड्रोजन किसी में जोड़ रहे हैं, किसी रिएक्शन में जोड़ रहे हैं, वाटर जोड़ रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदलाव होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एटम बना रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एसिड बेस जोड़ के साल्ट बना रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी एंथैल्पी एंथैल्पी जोड़ने जाना है और बात की बात सेम रहेगा जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जैसे था। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, 3 4 5, फिर मिल जाएगा। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यानी जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको एंथैल्पी ऑफ लगा देंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज निकल लेगा। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन देखे होंगे नहीं। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। द अमाउंट ऑफ enthalpy change when 1 mole of chemical substance भी लिख सकते हैं। 1 mole of chemical substance undergoing complete combustion और combustion in the presence of sufficient amount of oxygen। Sufficient amount of oxygen। The amount of enthalpy change when 1 mole of chemical substance undergo in complete combustion। और complete combustion किसको कहते हैं? Combustion in the presence of sufficient amount of oxygen known as enthalpy of combustion। और एसटीपी पे at STP enthalpy of combustion is known as बोलो is known as a standard enthalpy of combustion।
यूनिट जूल पर मोल, यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल। जैसे CH4 को हम जला देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 प्लस H2O बनेगा, है ना। और इसमें जो डेल्टा H होगा दैट इज -X किलो जूल पर मोल। चूंकि कंबसन में एनर्जी हमेशा रिलीज ही होगा, इसलिए साइन क्या निकलेगा, नेगेटिव, है ना। इंथैल्पी ऑफ कंबसन इज जनरली, process of combustion is generally exothermic in nature. Process of combustion, process of combustion is generally exothermic in nature. मिल गया सबको डीपीपी। ये 16 डीपीपी इन लोग बना भी चुका है थर्मोडायनामिक्स का, ऐप पे है। 16 उधर 6 इधर। मिल गया। इसलिए साइन कन्वेंशन जो इंथैल्पी ऑफ कंबसन का होगा जनरली क्या होगा, नेगेटिव। एक और शब्द होता था कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू का कौन सा फ्यूल है, किस फ्यूल का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, हाइड्रोजन का, है ना। हाइड्रोजन है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग द फ्यूल। कैसे गार्डमैन बनेगा रे, पुलिस दरोगा, गार्डमैन, रेलवे, रेलवे ट्रैक पे जो गिट्टी सब बिछा रहता है ना, उसके बीच बीच में कागज पत्थर रहता है फेंका हुआ, उसको चुनने का काम करना है। उसके परीक्षा में पूछता है कौन सा फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन गैस। हम्म, सबसे सबसे कम, उपलास सबसे कम, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होता है उपलास का, गोईठा का, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, -X किलो जूल। हाँ तो इधर किलो जूल ही में रिलीज होता है, तो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। हम्म, हाँ उपलास का सबसे कम, वो कहता है कावडंग का सबसे ज्यादा होता है, उसमें मॉइस्चर रहता है गधा, उसमें धुआं ज्यादा होता है, उसके बाद उससे ज्यादा कोयला का होता है। जब से बाबा बता दिए गौमूत्र पीने के लिए, तब से ही सोच रहे हैं कि वो पलाश में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। हम लोग गलती कर रहे हैं जो ये गैस पे खाना बना रहे हैं, ये बनाना चाहिए था गोईठे पे। एक्चुअली में ये सब बात तो अलग है, यहाँ पे हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू
यदि हमारे क्वेश्चन में कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसमें हमें रिलीज लिखा रहता है, चेंज लिखा नहीं रहता है, प्लस माइनस का कोई जरूरत नहीं। रिलीज होगा तो मैग्नीट्यूड प्लस में ही होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ एनी सबस्टेंस, 1 ग्राम ऑफ एनी सबस्टेंस undergoing complete combustion. Known as कैलोरीफिक वैल्यू। इसका यूनिट होगा जूल पर ग्राम में। तो कैलोरीफिक वैल्यू बराबर इंथैल्पी ऑफ कंबशन बटा मॉलिक्यूलर मास बाई मॉलिक्यूलर मास, है ना? जैसे खाली लिखोगे, समझोगे नहीं? लिखो कैलोरीफिक वैल्यू, लिख लेना, कहीं पे नहीं आता है तब लिख लेना। एक्चुअली में गूगल ही सहारा तुम लोग का हो गया ना। अब जैसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तुरंत गूगल में लिख देंगे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, बता देगा हाइड्रोजन गैस, इसलिए दिमाग में याद नहीं रहता है। हाँ, रिलीज लिखा हुआ है तो नेगेटिव का मतलब रिलीज होता है, नेगेटिव का मतलब है ना वहां पे, है ना? कैलोरीफिक वैल्यू तो पॉजिटिव में ही लिखना है ना? माइनस है मतलब तो रिलीज लिखा है, प्लस है मतलब एब्जॉर्ब लिखा है। नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं ना होगा यहाँ पे। जैसे तुम मैथ में -2 और -10 समझते हो, वैसे वाला माइनस नहीं समझना है यहाँ पे। यहाँ पे कोई चीज माइनस में लिखा है मतलब रिलीज्ड, और प्लस लिखा है मतलब एब्जॉर्ब। यहाँ अलग मतलब है उसका। कैलोरीफिक वैल्यू के ऑप्शंस में पॉजिटिव में ही ऑप्शंस रहेगा। स्क्यूड करने से पहले बचपन डर जाता है कभी, इसलिए टेंशन है। माइनस में आ गया तब, इसमें माइनस में नहीं आता, वो आएगा प्लस में। क्योंकि बात को समझ नहीं रहा ना, कहे हैं सर तो लिख देते। तो हम क्या कहे समझ में आया? माइनस का मतलब होता है, क्या होता है माइनस का मतलब? रिलीज करना। उसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है क्या? तो नहीं। ठीक है, सब लिख दिया। अब समझो, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन ही कर देते, लिख दिया। लिखा तुम लोग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का कौन सा फ्यूल? फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अरे समझ लो, अभी बाद में जो है ना आंसर गधवा कुतवा कमीना कह के पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा रे। नहीं,
उस जनरल कंपटीशन में देखते हो कैसे सब धरना प्रदर्शन देता है, हैं? इसलिए बता रहे हैं फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाईएस्ट, सी भी लिख दें कैलोरीफिक वैल्यू को, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। हम लोग आपको तैयार करते हैं एक्चुअली में ऑफिशियल जॉब के लिए, एसी वाला ऑफिस के लिए, जनरल कंपटीशन में रेलवे ट्रैक वाला गर्मी के लिए। हाँ, जिसमें कि बीवी नौकरी करते हैं ये बता सकती है, लेकिन क्या करते हैं ये तो ससुर जी को पकड़ना पड़ेगा जाके कि क्या करता है एक्चुअली। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका? हाइड्रोजन गैस। आई गधा गधा लड़का हमको काउंट अंक बता रहा है, लोएस्ट कर दीजिएगा। हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू उपलास, गोईठा का इंग्लिश रे, हाँ हाँ उपलास, उपला, उपला, गोईठा का इंग्लिश में उपला कहते हैं, है ना। कोल वगैरह का इससे ज्यादा होता है, ठीक है। हालांकि हाइड्रोजन का इस्तेमाल एज ए फ्यूल हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि हाइड्रोजन महंगा है ना। हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। कोई पूछे कि क्लीन फ्यूल कौन सा है, तो हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। क्लीन फ्यूल इसलिए कहा जाता है कि इससे CO2 नहीं निकलता जलने से, बाकी हर फ्यूल के जलने से CO2 निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन के जलने से CO2 नहीं निकलेगा। अब सुनना, इसमें इतना हो ही गया क्वेश्चन, इसी कैलोरीफिक वैल्यू को समझने के लिए क्वेश्चन। enthalpy of combustion, enthalpy of combustion of methane is minus 890.3 kilojoule per mole. Calculate its calorific value. Calculate its calorific value. जल्दी से बनाओगे कि अभी लिखोगे आंसर? देखो, मीथेन का इंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया है, तो मीथेन जला तो CO2H2O तो निकलेगा ही, साथ में 1 मोल मीथेन जलता है, चूंकि यूनिट है मोल पर मोल, 2O2 2H2, तो डेल्टा H यहाँ पे -890.3 किलो जूल है, 1 मोल ही है। 1 मोल में कितना ग्राम होगा? 16 ग्राम। तो यदि हमको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो इसका इंथाल्पी ऑफ कंबसन 890.3 बाई 16 ग्राम जल के 890.3 देता है, तो किलो जूल ही में आंसर लिख देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? पर ग्राम, ठीक है। तो 8×5 16×5 80, किलो जूल पर ग्राम।
5 कर दें पूरे पूरे, तुम लोग तंग कर देता है, पॉइंट में तंग करता है, सोचो तो, पॉइंट में तंग करता है। यही करना होता है इंथैल्पी ऑफ कंबशन से कैलोरीफिक वैल्यू में जाने में। ठीक है, क्योंकि सरकारी किताब में भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन टाइप का क्वेश्चन है, ये देख ही लो। लिख दिया, समझ भी गया। माइनस माइनस का चक्कर कैलोरीफिक वैल्यू में लगाना नहीं है, माइनस मतलब रिलीज होता है तो वहां तो लिखेगा ही, है ना। जैसे स्पीड और वेलोसिटी समझता होगा ना, वैसे ही है। ऐसे नहीं ना कि -40 km/h का स्पीड है तो मैथ वाला -40 समझता है, तुम लोग समझता है पीछे जा रहा है ऐसे समझता है क्या? हाँ, कि गाड़ी ईस्ट में वेस्ट में नहीं, वो बैक गियर में जा रहा है पीछे, हाँ, ऐसे ना समझता है, वैसे ही है। क्वेश्चन, enthalpy of combustion of carbon to carbon dioxide is -393.5 kilojoule per mole. Calculate the heat released upon formation of CO2 from 35.2 gram of upon formation of 30.52 gram of CO2 from carbon and dioxygen gas. बना दो जल्दी से। enthalpy of combustion of C carbon to CO2, तो C प्लस O2 CO2, इसका इंथैल्पी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में -393.5 किलो जूल पर मोल, है ना। देखो हम जूल पर मोल और इंथैल्पी जब लिख रहे थे तो किलो जूल पर मोल में आपको लिख के दिखा दिए थे, क्योंकि ज्यादातर मोड ऑफ क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखा है, इसीलिए हम नहीं लिख देते हैं पहले।
अब क्या कहता है, कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन तो है ही है -35.2 ग्राम CO2, 35.2 ग्राम CO2 बनाना है फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन। तो जैसे बन रहा है वैसे ही बनेगा। तो कितना ग्राम कार्बन अभी बना हुआ है, मतलब कार्बन और डाइऑक्सीजन से 44 ग्राम CO2 बना है। तो 44 ग्राम CO2 बनने से इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है। तो कितना ग्राम बनाना है, तो 35.2 ग्राम से कितना ग्राम बनेगा, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का सवाल कहाँ गया। ये मच्छर कर दिया इसे। बताइए तो ये बदमाशी कर रहा है कि नहीं, अब तुम्हारा जान चाहिए। ये वो देखिए वो कर रहा है इसे, बताइए। सिंस 44 ग्राम CO2 form and release, रिलीज ही ना किया जी, कितना 393 पॉइंट किलो जूल, तो 35.2 ग्राम एंड रिलीज 393.5 बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 35.2, आता गुना करने। अरे वाह, तुम लोग बहुत तेज है। देखो 2 को गुना आ रहा है, 268 और 314 किसका मान है। दोनों सही बता रहा है, उतना ही जोर शोर से कि हमारा सही है सर। देखिए 393.5 गुना 35.2 बराबर 13851.2 बाई 44 है ना, 13851.2 डिवाइडेड बाई 44। कैसे 268 लाया था जी, किलो जूल आंसर। चूंकि यहां पे हम लोग रिलीज लिखे हुए हैं, है ना, तो रिलीज मतलब माइनस। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऑप्शन में यदि रिलीज है तो माइनस में लिख देंगे, माइनस का मतलब रिलीज होता है। हम लोग भारी क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे, गूगली फेंक दिया मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, स्टैचोमेट्री का, है ना, जो कहीं कुछ है नहीं। इतना जूल, इतना 44 ग्राम CO2 निकल के 393, तो 35.2 ग्राम CO2 निकलना है, तो कितना चाहिए, बस यही तो पूछ रहा है। हो गया जी, लिखिए। लिखिए, उठा के लिखना ही पड़ेगा, लिखते। क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड
molar heat of formation of ethane, carbon dioxide and liquid water are -20.1, -94.1 and -68.3 kilocalorie respectively. Calculate the standard molar heat of combustion. मोलर हीट ऑफ कंबसन कह रहा है मतलब क्या? मोलर हीट ऑफ कंबसन कह रहा है मतलब क्या? 1 मोल, है ना? नहीं भी कहता तो हम लोग यही समझते इथेन। ऐसा सवाल डीपीपी में भी होगा, उधर 7, 8, 9 नंबर में। आज 3.5 जो दिए हैं उसमें सवाल ढूंढिए, सवाल बनाइए। देखिए बात सही है ना कि ब्रह्मा फिर से तो आने वाला है नहीं, ठीक ना? कुछ क्वेश्चन बनाइए। सब पर्व दोहरा देगा, ये 1 तारीख दोहरा देगा, सब पर्व हर साल आए, लेकिन भगवान न करे कि किसी को ब्रह्मा दोबारा आ जाए। ब्रह्मी फिल्म तो अच्छा लगा होगा देखने में, तो लगता अच्छा है, वो किसी पे पड़ जाए तो कितना खराब है। इसलिए पढ़िए, बनाइए। देखिएगा हीरो का स्ट्रगल देखे ही होंगे, वो कैसे वो मिल चलते रहता है और एगो पीला बल्ब में पढ़ना पड़ता है। अभी पीला बल्ब घर में जलता होगा तो देख के आपको चिढ़ होता होगा कि वाइट क्यों नहीं, बल्ब ही क्यों है, ट्यूबलाइट क्यों नहीं। लेकिन मेहनत वैसे ही करना पड़ता है। तो जो बाद में सीखिएगा, जो अभी सीखिएगा, अभी ही सीख लीजिएगा, तब ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा गांधी मैदान टाइप का। वो जो काम होता है वो सब होते ही रहता है, वो रुकने वाला आपसे नहीं है। क्योंकि जो वहां पे पहुंचता है वो इतना टेंशन में पहुंचता है कि वैसे ही बन जाता है। और यदि आप बनते नहीं हैं तो इंटरव्यूअर में यही सब रहता है जो छाट देता है आपको। बोला अच्छा एसपी बनेगा तो कांड करेगा नहीं, लायक नहीं है ना, ये हम लोग के जैसा नहीं बनेगा, हम लोग को सीधा करेगा ना। पूछता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कमीशन? तो उसका कहता है सर मेरा अरमान है, हमको जो है बहुत परेशान किया गया है, शोषित किया गया है, तो हम सिस्टम में आ करके शोषण से बचाना चाहते। अच्छा, वो सब देखने वाला देख रहा है, शोषण रोकना चाहता है। ये अभी नहीं, इसको 2 साल और फेल करो, अगले ईयर इंटरव्यू में आइएगा। सोच को समान करना पड़ता है तब उसमें जाता है। अभी जो आईआईटी मेडिकल वाला ड्रीम होता है, अब ड्रीम ही नहीं है तो बनाइए ना। इससे अच्छा कोई सिविल वाला जॉब होता है जी, ऑफिस में जाइए
और कंपनी चलाइए, कंपनी में काम कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करके उतना पैसा कमा सकते हैं, कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं। आज देखिए बीटेक एमबीए, आईआईटी से बीटेक, आईआईटी से एमबीए, नाउ ही इज सीईओ। बात तो ऐसे होता है। अरे यहाँ से ढेर सारा स्टूडेंट आज सीईओ हो गया है 10 साल में, बीटेक और एमबीए करने के बाद 2-3 सीईओ। वो आप भी हो सकते हैं, आप हंसते हैं, मतलब एक ही वो फलाना में सीईओ है। जितना कंपनी है सबका एक सीईओ है। समझ रहे हैं? तो वो सब सोचिए। आजकल के बचपन सोचता नहीं, आजकल देखिए रेडी पे चाय बेचेगा, तुरंत पैसा आएगा शाम में। तुरंत पैसा किसको आता है? थोड़ा बहुत समझा भी देते हैं, तुरंत पैसा किसको चाहिए? रिक्शा वाले को। यदि तुम्हारा दिमाग रिक्शा वाला टाइप है, अभी तुरंत पैसा चाहिए वाला दिमाग है, तो तू रिक्शा वाला बनेगा। उसको पहुंचा दीजिए यहाँ से वहां, 50 रुपया ले लीजिए, 10 मिनट में पैसा। थोड़ा और ग्रेव बनना है तो दिन भर में मजदूरी करके 700 रुपया शाम में ले लीजिए, 400। 10 मिनट में कमाइएगा, रिक्शा वाला 20 रुपया ले लीजिए फट से। समझ रहे हैं? मतलब कि तुरंत पैसा चाहिए तो वैसे ही होता है। अब वो पीछे से हमको देख रहा है ना, हम तो दिन भर में 2000 ट्रेडिंग से तुरंत कमा लेते हैं। तो कहीं ना तू घर बेच देगा, इसका भी कोई ठिकाना है? वो नहीं, थोड़ा और पेशेंस यदि रखिएगा तो सरकारी नौकरी करके महीना में पैसा आएगा। थोड़ा और पेशेंस होके ग्रेव हो करके देखिए तो बिजनेसमैन कर करके 1-2 साल में पैसा आएगा। लेकिन ज्यादा कहाँ आएगा ये देखिए, है ना? इसी के लिए बोले पढ़ाई के साथ ग्रेविटी, पेशेंस, तभी आएगा। पेशेंस और ग्रेविटी यदि आप में आता है तो आप आगे जाकर के भी साल भर का इंतजार कर सकते हैं। और नहीं तो फिर तुरते चाहिए तो तुरते तो मिल ही जा रहा है। आप देखिए जनरल कॉमन बात हम बोले हैं, सबसे जल्दी पैसा चाहिए किसको? मेरे क्या बोले भैया, वो सब ना जानते हैं, चलिए हम पहुंचा देते हैं, हमरा दे दीजिए, आप जाइए चाहे ना जाइए। और नहीं तो और खराब दिमाग लगाता है तो एक ही चौराहा को 2-4 बार घुमा के मुझे उतार देता है, इस साइड से उस साइड। दे दीजिए। तो ऐसा सवाल एक बताए हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन पिछले ही क्लास में, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के समय। इसीलिए ये सब गप बता रहे हैं, आप लोग के दिमाग को थोड़ा झकझोरने की कोशिश तो करना ही पड़ेगा। Formation of ethane, CO2 and liquid water are this one. Calculate the standard molar heat of combustion of ethane. ethane को जला ना दीजिए, C2H6 plus O2, CO2 plus H2। जला के देखिए क्या क्या बना। 2 कार्बन यहाँ लिख दीजिए, 6 हाइड्रोजन 3 लिख दीजिए, 2 दूनी 4 3 7/2 लिख दीजिए। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन सबका दिया हुआ है और इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। तो ये रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन बराबर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। पहले समझ लेना, होगा या नहीं होगा बोलो? शुरुआत में बोर्ड खोलने से पहले ही ये बातें कर चुके हैं कि रिएक्शन जहां पे है
वहां पे जो रिएक्शन का नेचर है लिख दो। पिछले दिन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कोई कह रहा है सर 7/2 तो होता नहीं है, लिखल है, तो तुम्हारा मर्जी, 2 से तुम गुना करना चाहते हो तो वो भी कर लो, एकदम बच्चे की तरह, है ना। तो 2 से गुना करोगे तब 7 हो जाएगा ये, लेकिन बाद में फिर वहां भागा देना पड़ेगा आंसर लेने के समय में, क्या से बड़ा गजीब देख रहा था। देखो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस तो हर हाल में रहना है। कैसे निकालना सिखाए थे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जगह लिख दिया कंबशन, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखें, 4 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 6 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या C2H6। अब सब गुना कर दी हो तो इसको भी 2 से गुना कर दो। ऑक्सीजन के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखने का जरूरत है क्या, है क्या जरूरत। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन बराबर 4 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का कितना है बताओ, -94.1। देखो लग रहा है सबकी आज पहली बार देखा था, पिछले दिन यही ना बता के भेजे यार, कहे थे उस समय भी कहे कि जाकर के क्वेश्चन बनाओ। 3 सीट तुम लोग के ऑलरेडी जगह पे रखा हुआ है जिसमें सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, देखता भी ना है। 6 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना है बताओ, वाटर का ठीक है माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथेन का, बस हमारा काम यही था, जितना आएगा उसको 2 से भागा दे देना, चूंकि 2 मोल है तभी आंसर आएगा। क्या रोशन भाई हमको देख रहे हैं, आपको तो गुना करके हमको बताना चाहिए। है 21.1 है, 2 नहीं है। बोलो माइनस सही है जी, 4 3 700 दिखाई दे ही रहा है, 76 आ जाएगा -744 बस 10 मतलब किलो जूल आ गया, कैलोरी आ गया,
किलो कैलोरी है। अब ऊपर में दिखाई दे रहा है कि ये एनर्जी 2 मोल इथेन के जलने से आया है, तो 2 मोल का भी काम करना पड़ेगा ना, बराबर -744 बटा 2 किलो कैलोरी पर मोल। करिए आंसर, बात खत्म। देखिए कितना सा सवाल बनता है मात्र इतना सा में। हो गया। 1 21.1, ठीक है। अब क्या, हाँ थोड़ा मोटा पतला हो गया था, ठीक है। कोई दिक्कत है? बता नहीं, इतना समय बन गया सब, लोग नहीं करते। हम तो लिखना पड़ता है, क्योंकि टीचर हैं मास्टर हैं, तो ऐसे लिख के बनाए। तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्टे ना ये करने लगोगे जे। रिएक्शन देख रहे हैं 4 गुना इतना, 7 गुना उतना जोड़ दिए, इधर घटा दिए, हो गया सर आंसर। क्या हुआ? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नया। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, देखो एटमाइजेशन किसको कहते हैं? जैसे CH4 था ना, CH4 है, अरे है CH4। अब इसको तोड़ दिए, कार्बन और 4 को हाइड्रोजन अलग कर दिए, मतलब हाइड्रोजन एटम बना दिया, कार्बन बना दिया। H2 तोड़ दिए, 2H। तो जो यहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा ना, इसी को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। लगेगा 1655 किलो जूल पर मोल। हाँ, ये तो याद ही नहीं होता है, ये सब लंड फंड बोलता है। ये याद हो जाएगा। एटमाइजेशन होता क्या है, बस इतना समझो, है ना। इसे याद होने लगेगा तो मास्टर में बनने लगेगा। वो तुमको याद करने के लिए नहीं, हो तो क्वेश्चन लिख के देता है, अभी तो लिख के दिए, उसके बाद थोड़ा जोड़ना घटाना सा तो किया नहीं। अब कहता है याद रखे पड़ेगा, जैसे आज से ही कर रहे हैं यार। कुछ तेज बनना है समाज में तो वैल्यू रखना पड़ता है याद, उस तरह से कोई पूछेगा थोड़े। हुआ क्या फेनोमेनन में, ये समझो। मीथेन मॉलिक्यूल से हम लोग एटम बना दिए, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बस इतना सा बात।
बस इतना ही छपाते। एट एच टी पी इसी को क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी या एंथैल्पी change when 1 mole of atom is formed, 1 mole of when atoms are formed from 1 mole of chemical substance known as enthalpy of atomization. At HTP, it known as a standard enthalpy of atomization. लिखिए, लिखिए। तो यदि कोई मॉलिक्यूल से एटम बना रहे होंगे, वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो बदलाव होगा उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बड़े नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when one equivalent of acid react with one equivalent of base and form salt and
वाटर, it known as enthalpy of neutralization. It known as enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ये रहना चाहिए। इक्विवेलेंट बोलते हैं, बेस को भी इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस फैक्टर, दैट इज इक्विवेलेंट। क्योंकि कोई एसिड में एक OH निकलता है, कोई एसिड में 2 H निकलता है, तो एक ही इक्विवेलेंट एसिड को एक इक्विवेलेंट बेस से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है। साल्ट के बारे में आप जानते हैं, साल्ट 3 तरह का होता है, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। साल्ट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनना चाहिए, प्लस क्या रिलीज होना चाहिए, वाटर। एट STP it known as a standard enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। लिखिए जल्दी से। लिख दिया। अब देखो, यदि इसमें एक रिएक्शन की बात करते हैं तो तुम लोग को सबसे पहले याद होगा एक रिएक्शन, क्या बोलो ना, बराबर, मतलब मोस्ट फेवरेट इक्वेशन फ्रॉम 10th क्लास केमिस्ट्री का तो यही था। ई तो लिखिए देंगे, नहीं इतना ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसमें HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो साल्ट जो बनता है वो न्यूट्रल बनता है। साल्ट जो बनता है वो न्यूट्रल बनता है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या पर मोल लिख सकते हैं। बोले सर नया शब्द इक्विवेलेंट आप लिखते जा रहे हैं बार बार, तो चलिए पर मोल लिख देते हैं। एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन इक्विवेलेंट करके ही होता है ना, क्योंकि एगो H2CO3 रहेगा, एगो NaOH रहेगा, तो उसका एक वो हाइड्रोजन को हमको न्यूट्रलाइज करना है, इसीलिए एक इक्विवेलेंट। एसिड में 2-3 बैलेंस फैक्टर एसिड का अलग अलग होता है, तो एक को एक से न्यूट्रलाइज करना है।
तब 13.7 किलो कैलोरी। जूल में -57.1 आ रहा होगा किलो जूल पर मोल, है ना। 4.2 जूल होता है 1 किलो कैलोरी, मतलब 4.2 से गुना करके देखो, सही सही आ रहा है जी, देखो, है ना। मेमोरी पे विश्वास नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा पक्का होता है। 4.2 से गुना कर दो। ठीक है, 4.19 होता है। तो HCl NaOH से रिएक्शन करके NaCl और H2O बनाएगा, साथ में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, नेगेटिव में लिखें, रिलीज करेगा। जनरली रिलीज ही करता है न्यूट्रलाइजेशन में। एसिड में बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, साथ साथ में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये जनरल हर केस में, चूंकि यहां रिएक्शन इसके लिए हो रहा है H+ और ये क्या देगा OH-, ये दोनों न्यूट्रलाइज करके करके क्या बनाएगा, इधर में वाटर। फेनोमेनन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, H+ से OH का मिलना। यदि किसी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में इससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो समझना होगा कि एसिड या बेस कोई ना कोई एक कमजोर है। एसिड या बेस कोई ना कोई एक कमजोर है, बराबर स्ट्रेंथ का नहीं होगा। ठीक है, और कमजोर एसिड से H+ निकालने में एनर्जी लग जाता है। कमजोर एसिड या कमजोर बेस से H+ निकालने में एनर्जी लग जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसलिए तो वो वीक है, इजीली अपने से हाइड्रोजन गिव ऑफ नहीं करता है। तो एनर्जी आप देते हैं हाइड्रोजन को गिव ऑफ करने के लिए। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, यदि कोई वीक और वीक बेस या एसिड या कुछ भी वीक होगा, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम होगा। और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां जाएगा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में जाएगा, है ना। जैसे किसी में अब कोई कहता है कि भाई बराबर यहाँ 11.2 किलो कैलोरी पर मोल आ रहा है, मान लो ना, एक क्यों परेशान है, मान लेने में क्या जाता है। CH3COH + NaOH, ये भी तो एसिड और बेस है जी। इससे बनेगा CH3CONA + H2O। अब न्यूट्रलाइजेशन, एक्चुअली में ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। क्यों है वीक एसिड, तो इससे जो हाइड्रोजन तोड़ना है ना, ये पूरा का पूरा टूटेगा नहीं, यहीं पर एनर्जी लग जाएगा। मान लो यहां के हिसाब से कितना डिफरेंस दोनों में है, 2.5 है ना। एक रफ एस्टिमेट लिए, कुछ मान लेंगे 2.5 किलो कैलोरी इसको एनर्जी देंगे, तब जाकर के ये टूटेगा इसमें। तब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यहां कम जाएगा ही। तो कोई पार्ट यदि वीक होगा, एसिड हो या बेस वीक हो, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वो इससे कम होगा, और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ, लिख देंगे। इतना सारी बात समझ में आया हम क्या बोले। हम ये बोले आपको कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब न्यूट्रलाइजेशन में जाता है, तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। यदि कोई एसिड या बेस कमजोर होगा, वीक होगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इससे कम होगा। और वो कम
जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो किसके वजह से होगा, तो इंथैल्पी ऑफ, अब जितना ज्यादा यहां लग जाएगा उतना वहां एनर्जी कम जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लिखने के बाद ये बातें हम लोग लिख देंगे, लेकिन जगह बहुत सही है। इसको चाहें तो आप एक्स लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड enthalpy of neutralization of a strong acid with a strong base H minus 13.7 kilocalorie. It means upon neutralization it release 13.7 kilocalorie energy. If either acid or base और बोथ, दोनों वीक हो सकता है, नहीं एसिडो वीक, वीक हो सकता है, बेस भी वीक हो सकता है, दोनों वीक हो सकता है, वीक एसिड वीक बेस। एग्जाम्पल दिमाग में जाता है जी, CH3COH NH4OH दोनों वीक, नहीं, इफ आइदर एसिड और बेस और बोथ आर वीक, the enthalpy of neutralization has lesser value than 13.7 किलो कैलोरी। तब ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लिख लें, दिस डिक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी required for ionization of weak acid or weak base or both, as enthalpy of ionization। इस पे भी एक क्वेश्चन होगा जी।
वो फिक्स्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। यदि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है 13.7 ही किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। और फिर बातें होगी कि उससे कमजोर होगा। अब एक वो कमजोर होगा, दो वो कमजोर होगा, दोनों कमजोर होगा। लिख दिया। लिखिए क्वेश्चन। व्हेन, क्वेश्चन यही चीज समझाने के लिए क्वेश्चन। व्हेन an acid is neutralized with weak base, is neutralized with weak base, 12.3 किलो कैलोरी, 12.3 किलो कैलोरी amount of energy, 12.3 किलो कैलोरी amount of energy is released calculate the enthalpy of ionization, calculate the enthalpy of ionization, calculate the enthalpy of ionization of weak base, weak base, calculate the enthalpy of ionization of weak base given यही enthalpy of neutralization, इसी तरह इसको ब्रैकेट में लिख दो गिवन में, गिवन में ये ब्रैकेट में लिख दो ऊपर वाला क्वेश्चन का गिवन। समझ गया ना? यदि इससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका आंसर सीधा सीधा 13.7 माइनस 12.3 दिया था 3। अब ये भी रिलीज हुआ, ये भी रिलीज हुआ। साइन कन्वेंशन में पढ़ोगे तो पता नहीं जोड़ दोगे, एक बार घटा दोगे, कुछ कुछ कर सकते हो। ये भी रिलीज हुआ, ये भी रिलीज हुआ, ये रिलीज हुआ ज्यादा, ये कम, तो जो बीच में जो बचा ना वो कहाँ एनर्जी गया? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में गया। दैट सिंपल कंसेप्ट। समझ रहे हैं? सुनो तो झोला पार्टी सुनो, इस संडे को क्लास होगा, है नहीं करना है, निश्चित होगा। ठीक है? इसलिए होगा कि थर्मोडायनामिक्स जो है